मेरी शादी एक नामर्द से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि ना मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर के पास ले जाकर मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति नामर्द था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन गई। जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान के सोच से परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम साची है। मेरी उम्र लगभग 35 से 36 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद मैंने अब अपने घर में अकेले रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही छूट गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलापन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे साथी की ज़रूरत महसूस होती जो मेरी तन्हाई को दूर कर मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आते। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अभी वह मुझसे यही सब बातें कर रही थी कि मेरे मुँह से अचानक निकल गया कि तुम्हारे भाई को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी बात की ताना दूंगी कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मेरी बात को सुनकर आपके भाई को तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी दोस्त मेरी बात सुन के हैरान हो गए। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई अभी बाप नहीं बन सकता, फिर भी उनकी शादी हुई थी पर उन्हें छोड़कर चली गई। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है, क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उनके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। तब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार है? मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी। मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगा। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछ कर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारे ही जैसा किसी साथ की ज़रूरत है। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया इस शादी के लिए तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा, क्या शर्त? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और सुमित की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को नहीं बताई थी। मेरे पति का यह राज मेरे सीने में दफन भी होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर सुधीर के घर गई तो यह देखकर हैरान थी कि सुधीर का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति सुधीर का इंतजार कर रही थी।
पर सुधीर जब कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वो अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया, यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद सुधीर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों की में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का आजमाइश साबित हो। मैं और सुधीर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। सुधीर ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। सुधीर ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने सुधीर में ही बहुत सी कमियां बताई और जब यह बात सुधीर की पहली पत्नी को पता चली तो वो कभी बाप नहीं बन सकते, तो वो इन्हें छोड़कर चली गई। सुधीर ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए इन्होंने मुझसे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही अंदर मार दिया था और सुधीर को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूँगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं सुधीर के घर में अपनी शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। सुधीर को वापस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती, तो मैं अपने ससुर जी से बात करती, उनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरे शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया। मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर सुधीर ने मुझसे कहा, लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का तो ख्याल रखती नहीं हो। ठीक से खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दें कि तुम खाना अच्छी तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर सुधीर ने मेरी एक ना सुनी, लेकर चले गए। ऑफिस जाने के बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो बात बताई उसे सुनकर हम दोनों पति पत्नी सुन रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई थी, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मैं और सुधीर बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और सुधीर को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि सुधीर कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर यह बच्चा किसका। आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर के हाथ से सुधीर ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतना तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएं कि मेरी चीख निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतज़ार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता हुआ देख फिक्रमंदी से पूछने लगे कि अब बहू की तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने क्या कहा? सुधीर के गुस्से का पारा हाई था। उन्होंने गुस्से से कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं। सुमित का बात सुनते ही मेरे ससुर जी हैरानगी से कहने लगे कि तुम एक कैसी बातें कर रहे हो। मैं हाल में पड़े सोफे पर ही ढह गई, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति चीख चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। सुधीर की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से से कहने लगे, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो और इस तरह अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने
रोते हुए सुधीर से कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। सुमित ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे हर जुर्म को बर्दाश्त करता था। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दे दूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने सुमित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुधीर गुस्से में पागल हो चुके थे। वह कुछ भी जानने और समझने को तैयार नहीं थे। सुमित ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। मैं रोते बिलखते अपना घर वापस आ गई और मेरा और सुधीर का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ख़त्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी सुधीर की परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती ही रह गई और रोते रोते ना जाने कब मेरी आँख लग गई। मुझे पता नहीं चला मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं रोते हुए उसके गले लग गई। रोते रोते मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो कि मेरी ननद भी थी, वह मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा बुझाकर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वो कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो ना मेरे साथ कुछ गलत किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सुमित के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर जी थे। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते। सुधीर ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बजे बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ यह सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही दुआ करती कि हे भगवान, मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मग्न थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते बाद मेरी ननद मेरे पति सुमित के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई। सुधीर को दरवाज़ा पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा सुधीर की ज़िंदगी में होने का मौका मिल रहा था। मैं बिना किसी पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई और घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीक़ा से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नज़र सुमित पर डाली तो सुधीर सिर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। यह सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। लेडीज डॉक्टर भैया को देखते ही पहचान गई, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडीज डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडीज डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी ही भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो, और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसने छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए वह
पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई को लगे कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद वह दिन रात भाई को नामर्द होने का ताना देती। इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से सुधीर की ज़िंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था। नहीं तो मैं इसी सोच के साथ घुट कर जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किस। सुधीर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। शायद मेरे घर आने की खुशी में मैंने और सुधीर ने मिलकर केक काटा था और मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए मैंने अपने ससुर के ऊपर कितना गंदा इल्ज़ाम लगाया था। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब